तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, टुनटुन रात के समय जाता है और जूही जब ये जा रहा था इस पर ही अटैक कर देता है और इसे अच्छा खासा इंजर्ड भी कर चुका था। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस इवान को दिखाया जाता है और फिलहाल ही इथेरियल फॉर्म जो टेक्निक था उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। इस टेक्निक का मेन लक्ष्य यही था कि आपको जो 108 मेरिडियंस है एक्यूपंक्चर पॉइंट उन्हें अनब्लॉक करना है। पर इसके लिए पहले इससे पहला जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है वो ढूंढना पड़ेगा, तब तो जाकर के वो जो डिकोडर सेंट रूल है उसे समझ में आएगा, अच्छा ये होता है, तो बाकियों को वो फाइंड कर सकता है। और इस प्रोसेस में आधा दिन निकल चुका था। इसे समझ में आ चुका था कि यार ये टेक्निक सच में काफ़ी टफ है और अपने बॉडी में एक डिस्टर्बेंस फाइनली ये फील करता है और उस तरफ जेनेसिस की को भेजता है। और जैसे ये की को भेजता है वहाँ पर हल्का सा पेन होता है और पहला एक्यूपंक्चर पॉइंट, जिसे कि हम अपर्चर पॉइंट भी कह सकते हैं, ये खुल चुका था। युवान एक चैन की सांस लेता है क्योंकि अब आगे का रास्ता डिकोडर सेंट रूल के कारण थोड़ा ईजी था। 4 घंटे के लगातार ट्रेनिंग के बाद फाइनली ये एक मिस्ट का बॉटल निकालता है जिसे कि हम मिस्ट इसेंस कहते हैं और ये इसने ग्लिटरिंग जेवल्स पवेलियन से लाया था, जो कि शायद 3 दिनों के लिए काफ़ी हो। और फिलहाल ही इस मिस्ट इसेंस को अपनी बॉडी में उस अपर्चर पॉइंट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने लगता है और ये वाला प्रोसेस भी 2 घंटे तक चलता है। और जो पहला एक्यूपंक्चर पॉइंट था उसमें जो मिस्ट वगैरह चाहिए था ये उस प्रोसेस को पूरा कर चुका था। लेकिन थोड़ा सा टेंशन ये था, इथेरियल फॉर्म टेक्निक के 3 लेयर्स हैं और पहले लेयर में ही या लेवल में ही शायद इसे महीने लग जाए, क्योंकि जब तक ये 36 अपर्चर्स नहीं ब्लॉक करेगा तब तक इसका फर्स्ट लेयर कंप्लीट नहीं होगा। अब दूसरे वाले के लिए सेंट डिकोडर रूल यूज करता है और तुरंत इसका लोकेशन मिल जाता है। सेम प्रोसेस रिपीट करता है। जहां इसे फर्स्ट अपर्चर है उसे ढूंढने में आधा दिन से ज्यादा लग गया था, सेकंड को ये पलक झपकते ढूंढ चुका था। और युवान मन में सोचता है कि ज़ूयू, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिना तुम्हारे गाइडेंस के भी मैं इस टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ। इस दौरान 3 दिन बीत चुके थे और युवान इस ट्रेनिंग में लगा हुआ था और टोटल इसने 18 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स 108 में से अनब्लॉक कर लिए थे। इधर ये ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं आउटर माउंटेन्स के पवेलियंस में एक हलचल सी मच चुकी थी और कई सारे जो इंस्ट्रक्टर थे, यानी कि जो इनर माउंटेन के डिसाइपल्स थे, इन्होंने तो सीधा मना कर दिया था कि वो जो ज़ाओ युवान है उसे हम फ्यूचर में कभी गाइडेंस नहीं देंगे। हालांकि इन सब मैटर्स को चेन युवान फाइनली शांत करवा देते हैं। और फिलहाल यही चर्चा चल रहा था कि ज़ाओ युवान ने शायद ज़ूये को नाराज किया है। ये लड़का सच में काफ़ी एरोगेंट है। देखते 3 महीने के बाद वो जो कंपटीशन है उसमें ये क्या करता है। इधर जो हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन था उसके पीछे के माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ूये खड़ा था और उसके सामने में गु होंगी, जू फैंग और बाकी डिसाइबल्स बैठे हुए थे। और ये लोग भी वही चीज़, यानी अपने अपर्चर्स को सेंस करने की कोशिश कर रहे थे। गु होंगी अचानक से आंखें खोलती है और कहती है कि मैंने अपना 6वां अपर्चर फाइंड आउट कर लिया है। ज़ूये इसके चेहरे को दिखाया जाता है जिस पर अभी भी थोड़े जख्म थे, यानी ये हील तो हो रहे थे पर पूरी तरह से नहीं हुए थे। ज़ूये ये काफ़ी खुश था और मन ही मन सोचता है वो युवान, क्या उसने अभी एक भी अपर्चर अनब्लॉक किया होगा। और ये मन में सोचता है कि ज़ाओ युवान, ओ ज़ाओ युवान, तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा तो भी शायद मैं तुम्हें ना टीच करूं। इधर युवान के ट्रेनिंग का 5वां दिन आ चुका था और अब तक इसने 30 मतलब एक्यूपंक्चर पॉइंट अनब्लॉक कर लिए थे। बस 6 और चाहिए थे, फिर ये फर्स्ट लेवल में एंटर कर जाएगा। पर इसके पास जितना भी मिस्ट इसेंस था वो अभी ये यूज कर चुका था और इसने 31 अपर्चर्स अब तक खोल लिए थे। और फिलहाल ये जो टोकन था इथेरियल फॉर्म टेक्निक का, इसे भी वापस करना पड़ेगा क्योंकि 5 दिन के लिए ही इसे रेंट पे लिया जा सकता है। ये दोबारा से इसे ले सकता है पर इसके पास अब वो उतने पैसे भी नहीं है। इधर जब भी ये बाहर निकलता है सेन वांजिन वगैरह आ जाते हैं कि यार युवान, तुम तो काफ़ी चिलैक्स रह रहे हो। कायुक जू भी आता है और ये बताता है कि तुम बड़े मुसीबत में हो। जू ये वाला जो मैटर था ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि बाहर में क्या चल रहा है। कायुक जू इतना भी कहता है कि तुम जूये वगैरह को कुछ गिफ्ट दे दो तो शायद वो शांत हो जाए। पर युवान मना करता है कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सेन वांजिन जो कि सबसे होशियार बंदा था, इससे मालूम था कि युवान को क्या चाहिए और ये सीधा कहता है क्योंकि आप लगता है ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपके पास जेड पीसेस नहीं होंगी जिससे कि आप कुछ खरीद पाओ। अगर आपको चाहिए तो मैं लोन भी दे सकता हूँ। फिलहाल युवान मना कर देता है पर फिर भी कियाक्सू वगैरह थोड़े टेंशन में थे। इन्हें पता नहीं था कि युवान कर क्या रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये कोई भी टेक्निक्स सीख नहीं पाएगा। युवान वहाँ पे पहुँचता है तभी इसे एक आवाज़ मिलती है, अरे तुम तो युवान हो ना, क्या तूने इथेरियल फॉर्म टेक्निक सीखा। और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जू फैंग और उसके कुछ साथी थे। युवान को पता था कि याओ याओ ने बेसिकली टुनटुन को भेजा था अटैक करने के लिए और ये पूछता है जू फैंग से कि मतलब सीनियर जो यू कैसे हैं। जू फैंग को गुस्सा आता है कि 20 से अटैक करवाते हो, उसके बाद अच्छा एक्टिंग करते हो। युवान भी बदले में हंसता है कि लगता है तुम्हारे फिर एल्डर ब्रदर
बीस्ट से भी कमजोर है। जू फैंग को काफी गुस्सा आता है, पर जब ये अपनी ऑरा रिलीज करने वाला था, गु होंगी इसे मना करती है कि ये स्क्रिप्चर हाउस है। फिलहाल फिर भी इनकी तीखी बहस चलती है। इधर प्रिंस युवान यहाँ से निकलने लगता है और इसको पीछे पीछे गु होंगी फॉलो करती है और ये बोलती है कि युवान कभी कभी गलती मान लेना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो तुम कोई टेक्निक सीख नहीं पाओगे। और ये कहता है, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? गु होंगी कहती, नहीं, मैं तुम पे रहम खा रही हूँ। युवान हंसता है मन में और उसके बाद होंगी की तरफ इंटरेस्ट से देखता है। होंगी भी थोड़ा शर्मा जाती है कि यार कहाँ देख रहे हो, समझ रहे हो, आंखों में ही देख रहा था वैसे। अब युवान इससे पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही ज़ुयू के पास। होंगी भी बताती है इसने 10 अपर्चर्स अनब्लॉक कर लिया और 1 महीने में ये इथेरियल फॉर्म टेक्निक के फर्स्ट लेयर में एंटर कर जाएगी। वो होंगी फिर से समझाती है कि यार तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए तुमको। पर युवान फिर से मजे करता है। होंगी समझ जाती है लड़का मानेगा नहीं और यहाँ से निकलने लगती है, पर तभी युवान इसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे पास एक मेथड है कि तुम फर्स्ट लेवल पे काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? और युवान कहता है कि 10 दिन में, मतलब तुम 30 दिन में वैसे पहुँचोगी मेरे साथ अगर रहोगी, जो मैं टेक्निक बताऊंगा 10 दिन में। पर होंगी चौंक जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और ये फाइनली तैयार हो जाती है कि अगर ऐसा कोई मेथड हो तो। और जेनेसिस जेड वगैरह इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके पास तो बहुत हैं, बहुत अमीर है ये। अब ये पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या कोई ऐसा भी इंस्ट्रक्टर है जो कि इथेरियल फॉर्म टेक्निक में ज़ुयू से भी अच्छा है? युवान हंसता है कि मुझे नहीं पता कि वो उससे अच्छा है कि नहीं, पर टाइम बचा सकता है। अब होंगी ये पूछती कौन है वो, मैं उससे सीखना चाहूँगी, चाहे कितने भी जेनेसिस जेड लगे मैं देने को तैयार हूँ। युवान हंसता है, इसकी बहुत थोड़ी सिक्योरिटी जाती और ये कहता है यार वो मैं हूँ और तुम मुझे वो जो जेनेसिस जेड्स हैं वो मुझे दे सकती हो। होंगी को काफ़ी गुस्सा आता है, ये तुरंत एक वेप निकालती है और युवान पे अटैक कर देती है और गुस्से में कहती है लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। युवान कैसे भी करके इसे डॉज करता है और जहाँ पे ये गिर रहा था वेप वहाँ पे ज़मीन में क्रैक्स आ जाते हैं। युवान कहता है अरे गुस्सा मत हो, मुझे बस फॉलो करो तुम्हें समझ में आ जाएगा। होंगी फिर गुस्से में कहती है कि तुमने कितने अपर्चर्स अनब्लॉक किए हैं। युवान कहते अगर मैं तुम्हें बताऊं भी शायद तो तुम विश्वास ना करो। पहले यहाँ पे शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, 41 लिखा हुआ है, शायद ये 4 होना चाहिए। तो होंगी थोड़ा इस पर गुस्सा करती है कि यार तुम्हारा टैलेंट सच में काफ़ी कम है। पर युवान बताता है अगर मैं कहूँ कि मैंने 31 अपर्चर अनब्लॉक कर लिए तो क्या तुम मानोगी, और तुम चाहो तो टेस्ट कर सकती हो। पर होंगी को विश्वास नहीं बरता, यार 5 दिन में 31 अपर्चर्स कैसे, क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर युवान को यहाँ पर जेनेसिस जेड की जरूरत नहीं होती तो इसे इतना ये एक्सप्लेन भी नहीं करता। और युवान इससे कहता है तुम अटैक करो, तुम्हें पता चल जाएगा। होंगी यहाँ पर अपनी ऑरा रिलीज करती है, अपने फिस्ट में फोकस करती है और एक सिंपल पंच युवान की तरफ ब्लास्ट कर देती है। वैसे होंगी ये फूल के समान थी, पर इसका पावर सच में काफ़ी स्ट्रांग था। युवान यहाँ पर खड़ा था और ये अपने पंच से इस पंच को हेड ऑन की तरफ भेज देता है। होंगी हैरान थी क्योंकि लार्ज पोर्शन ऑफ पावर युवान न्यूट्रलाइज कर देता है और ऐसा लगता है मानो इसका जो पंच था हवा में ही किसी चीज से टकरा गया हो। और ये युवान के पाम की तरफ देखती जो कि थोड़ा इथेरियल फीलिंग दे रहे थे, यानी इल्यूजनरी टाइप। अब इसे समझ में आ जाता है कि युवान जो कह रहा है वो सही है। बेसिकली इसने अपने उस हाथ को इथेरियलाइज कर लिया था और यही तो टेक्निक था इथेरियल फॉर्म टेक्निक का। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट लेवल पे बंदा अपने बॉडी को इथेरियलाइज कर सकता है टेम्पोरली, सेकेंड लेवल पे पूरे बॉडी को इथेरियलाइज कर सकता है, एक तरह से धुंध के समान बन सकता है, और थर्ड लेवल पे वो तो पूरे वर्ल्ड के साथ मर्ज हो सकता है, एक तरह से इनविजिबल हो सकता है। होंगी हैरान थी, ये फिर से कहती तुमने 31 अपर्चर। युवान कहता अब तुमने देख लिया यार, अब तो विश्वास करो। ये पूछते कि तुमने कैसे किया ऐसा। युवान हंस के कहता है क्योंकि मेरा जो सेंसिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी बता तो नहीं सकता था कि इसके पास सेंट डिकोडर रूल है। ये फिर से पूछता है इंटरेस्टेड हो, और बदले में होंगी अब तुरंत ही इसे 50 जेड पीसेस देती है। युवान भी कहता है यार ये लड़की सच में काफ़ी अमीर है, एक बार भी नहीं सोची, पट से निकाल के दे दी, और ये तो अभी आधा पेमेंट है। युवान इस बात पे हैरान था यार इसके पास इतने जेड पीसेस कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ वाले जो जेड पीसेस हैं वो यहीं पे मिलते हैं, घर से आप नहीं ला सकते। होंगी कहती तुम्हें क्या करना है, और ये गुस्से में कहती है कि मेरे पैसे ऐसे नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मैं फर्स्ट लेवल पे 10 दिन में नहीं पहुंची तो। युवान भी बदले में हंसता है कि यार तुम मेरी फर्स्ट कस्टमर हो, टेंशन मत लो। और युवान कहता है हम तुरंत ही शुरू करेंगे। फिलहाल युवान आगे बढ़ता है और पीछे ये फॉलो कर रही थी, पर चिल्ला भी रही थी कि अगर तुमने चीट किया तो तुम्हें मार दूंगी। इधर ज़ुयू को दिखाया जाता है जो कि अपने लेक्चर हॉल में था। सभी लोग आ चुके थे जैसे कि ज़ूफेंग वगैरह, पर गु होंगी आज ही गायब थी। ज़ूफेंग इसे बताता है कि गु होंगी नहीं आ रही है। ज़ुयू को समझ में नहीं आता क्या आप उसे इथेरियल फॉर्म टेक्निक सीखना नहीं है। ज़ूफेंग बताता है यार वो सीख रही है भैया, बट वो अब ज़ाओ युवान से सीखेगी। लोगों के हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि ज़ाओ युवान वो क्या सिखाएगा। इनको लगता है शायद गु होंगी इसका दिमाग खसक गया है, और अगर ये न्यूज़ फैला कि गु होंगी
वो युवान से सीख रही है, जुयू से नहीं। तो जुयू का जो रेपुटेशन है वो और खराब होगा। और ये गुस्से में अपने मुक्के को पत्थर पे मारने लगता है कि युवान तुम सच में मरना चाहते हो क्या। पर ये जानता था ये युवान का कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरी चीज ये इनर डिसाइपल है, तो इसे भी कुछ रूल्स में रहना पड़ता है। कुछ लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि वो होंगी उससे क्यों सीख रही है, क्या ये युवान में इंटरेस्टेड है। पर कुछ लोग नहीं मानते। जुयू फिर भी कहता है अगर वो मेरे साथ रहती तो शायद मेरे अंडर में 1 महीने में फर्स्ट लेयर पे पहुंच जाती, पर क्या ही कर सकते हैं। और जुयू हंस रहा था कि देखते हैं युवान ये लड़का क्या करता है। इधर एक माउंटेन के पीक पर जाओ युवान को दिखाया जाता है। होंगी से इसकी बात चल रही थी और होंगी बताती है कि जैसे जैसे अपर्चर्स बढ़ रहे हैं, यानी मैंने 10 खोल लिए, तैसे वैसे वैसे उन्हें सेंस करना कठिन हो रहा है। तो तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। युवान कहता है यार बस बैठ ही रहो। और युवान इसके सामने बैठ जाता है और इससे कहता है अपने हाथों को फैलाओ। होंगी थोड़ा गुस्से में देखती है। युवान कहता है यार बस बात तो मान लो। इसका सीधा कहना था अगर तुमने गलती से मेरा फायदा उठाया तो तुम बचोगे नहीं। फिलहाल इसके जो दोनों पाम थे ये युवान की तरफ करती है। युवान भी अपने पाम्स को होंगी के पाम पे टच करता है। अब कुछ भी हो, होंगी वैसे गुस्से में देख रही थी पर इसके चेहरे पर एक वो रेडनेस आ जाता है। युवान अपनी आंखें बंद कर चुका था और होंगी से कहता है कि अपने इथेरियल फॉर्म टेक्निक को सर्कुलेट करो। होंगी समझ जाती है कि यार ये लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा युवान कह रहा था अब ये वैसा करने लगती है और पलक झपकते इसे अपना 11th अपर्चर वो मिल चुका था, क्योंकि युवान डिकोडर सेंट्रोन से होंगी की बॉडी में इंफॉर्मेशन भेज रहा था। हालांकि युवान ने तो 11th अपर्चर ढूंढ लिया था पर होंगी को नहीं मिल पा रहा था। ये सोचती कि अब कल्टीवेशन छोड़ देती हूँ, पर युवान इसे समझाता है शांत बैठो। होंगी पहले ये जो थोड़ा पैनिक कर रही थी, यानी इसका दिमाग शांत नहीं रहता है, अब ये बात मान लेती है, एकदम शांत हो जाती है। एक तरह से युवान पे ये भरोसा कर चुकी थी और युवान अब अपना जेनेसिस की इसकी बॉडी में भेज सकता था। और इस बार होंगी सच में उस अपर्चर को ढूंढ लेती है। फिलहाल इसके जो 10 अपर्चर थे वो रेजोनेंस में एकदम वाइब्रेट करने लगते हैं। होंगी शॉक थी, मतलब युवान सच में यार ये कमाल का बंदा है, इसने कैसा किया। फिलहाल ये सोचती है, फिर फिलहाल ये अपने उस पर फोकस करने लगती है। युवान बस सीधा कहता है देखो अपर्चर तो मैं ढूंढ लूंगा पर तुम्हें पॉलिस यानी ऑरा वहां पर तुम्हें खुद से भेजनी पड़ेगी। फिलहाल युवान सोचता है मतलब ये अपने सेंसेस को वापस ला चुका था कि 50 जेड पीसेस में इसे जो वो मिस्ट एसेंस चाहिए था वो आराम से मिल जाएगा। पर 9 ड्रैगन्स वाला जो स्क्रिप्चर है ये अभी भी नहीं खरीद पाएगा, यानी रेंट पे नहीं ले पाएगा। 2 घंटे निकल जाते हैं और होंगी ने अपना 11th अपर्चर अनब्लॉक कर लिया था। युवान भी हंसता है कि अब तो विश्वास हो गया ना। होंगी हंसती और पूछते तुमने किया कैसे। युवान फिर से कहता है यार मेरे सेंसेस थोड़े स्टार्क है। ये समझ जाती है बताएगा नहीं, फिर भी इसे थैंक्स बोलती। और युवान कहता है क्योंकि लेट हो रहा है तो तुम अगले दिन इसी टाइम मतलब थोड़ा पहले से 10 दिनों तक आ सकती हो और मैं ट्राई पूरा करूंगा कि 10 दिनों में ही तुम फर्स्ट लेयर पे पहुंच जाओ। युवान यहाँ से निकल जाता है। होंगी ये अपने होंठ काट रही थी कि यार सच में ये लड़का इसके पास कुछ एबिलिटी तो है। दिन बीतने लगते हैं और 4 दिन के अंदर होंगी के जो अपर्चर्स थे वो 10 से बढ़ के 25 हो चुके थे, क्योंकि बाद के जो अपर्चर्स रहते हैं वो थोड़े टफ होते जाते हैं। और अगर ये खुद से ट्राई करती तो शायद 4 दिनों में 5 से ज्यादा अपर्चर ये अनब्लॉक नहीं कर सकती थी। होंगी का एटीट्यूड चेंज हो रहा था पर युवान फिलहाल नोटिस नहीं करता है। फिलहाल बस इसका एक ही चीज पे फोकस था, वो 9 ड्रैगन्स कैनन अटैक उसे हासिल करना, जिसके लिए पैसे अभी भी कम थे। होंगी भी यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी और युवान भी थोड़ी दूरी में, और अचानक से युवान का आधा बॉडी ये इल्यूजनरी होने लगता है। होंगी आश्चर्य में देखती है कि तुम फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। युवान भी कहता है यार तुम्हारे भी 25 खुल चुके हैं, थोड़ी समय की बात है। और युवान बताता है कि अगर कोई भी अब मुझे अटैक करे तो 30% उसका पावर एवी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हालांकि इस मेथड को भी कुछ अलग टेक्निक्स हैं जो काउंटर कर सकते हैं, नहीं तो ये टेक्निक बस मिड ग्रेड का नहीं होता बल्कि हाई रैंक में चला जाता। होंगी कहती है यार तुम फर्स्ट लेयर पे हो अल्फा लेवल पर तुम हो काफी स्ट्रांग और तुम आराम से टॉप 10 में तो आ जाओगे। फिलहाल जो टॉप 10 लोग थे उनमें पहले नंबर पे लू फेंग को रखा गया था, वही गु होंगी ये 2nd नंबर पे थी। ज्यादातर इसमें सेंगजोउ कॉन्टिनेंट के थे और नंबर 10 पे कायोक जियू था और जाओ युवान क्योंकि इसने कभी ट्राई ही नहीं किया तो इसकी कोई रैंकिंग नहीं थी। होंगी समझ चुकी थी ये लड़का अपने स्ट्रेंथ को छिपा के रखता है। इसकी बातों को युवान समझ रहा था और कहता भी है यार रैंकिंग से क्या ही फर्क पड़ता है, मेन मैटर तो जब पीक सेरेमनी स्टार्ट होगा वहां पे डिसाइड होगा। और ये सही भी था, उस रैंकिंग में याओ याओ भी नहीं थी क्योंकि युवान जानता था अगर याओ याओ फाइट करे तो लू फेंग उसके सामने बच्चा है। ये दोनों बातें कर रहे थे तभी युवान एक सेंस ऑरा को सेंस करता है। ये बेसिकली सेन वानजिन था। सेन वानजिन काफी पैनिक कर रहा था और युवान से बताता है कि वो जू फेंग कुछ लोगों को लेकर यहीं पे आ रहा है। युवान हंसता है कि लगता है दोनों भाई अब अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं। युवान पूछता है क्या जूयू भी आ रहा है। ये हाँ में सर हिलाता है। सेन वानजिन कहता है लेकिन वो शायद कहीं और चला जाएगा, मतलब नहीं आएगा। युवान हंसता है कि जू फेंग फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो जू फेंग था जो टॉप 10 लोग थे फिलहाल आउटर माउंटेन के, उसमें ये भी था। जू फेंग यहाँ पे आ चुका था और युवान से तीखी बहस करता है कि तुमने ऐसा क्या शहद चटाया है।
गो होंगी गो, मैं तुम्हें मना करूंगा कि ऐसे मैटर्स में मत पड़ो। होंगी इसकी बात सुनते ही ऐसे लुक देती है कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। पर जू फैंग को फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है, जूनियर सिस्टर होंगी, ये हम आपके लिए कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रही हो, ये बंदा काफी ट्रिकी है। होंगी कहती है, तुम्हें मालूम है मैं इथेरियल फॉर्म टेक्निक के कितने मेरिडियंस अनब्लॉक कर चुकी है? 25। अगर मैं वहां पे होती तुम्हारे बड़े भाई के साथ तो शायद 15 भी नहीं पहुंची होती। जू फैंग और इसके जो भी साथी थे वो हैरान थे, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 25 कैसे, क्या ये युवान ये सच में इतना कैपेबल है? अब जू फैंग कहता है, लेकिन आप काफी टैलेंटेड हो, और ये युवान की तरफ देखता है। होंगी इसकी बात सुन रही थी और इसे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। ये फिर से बोलने ही वाली थी, तभी युवान इसे रोकता है और युवान कहता है, तुम वैसे ट्रबल क्रिएट करने आए थे ना, तो क्यों ना हम फाइट कर ले। तुम चाहो तो एक साथ फाइट कर सकते हो या अकेले अकेले, चॉइस मैं तुम पे देता हूँ। अब ये बात सुनते ही जू फैंग को काफी गुस्सा आता है कि यार ये मजाक कर रहा है। होंगी इसके थोड़ा दूर पे खड़ी थी और देख रही थी, यार ये बंदा ये क्या ही फियर्स है। और एक अलग लेवल का बज़र्क ऑरा जाओ युवान के बॉडी से रिलीज होता है। युवान जब इसे पढ़ाता था तो काफी सॉफ्ट रहता था और यहाँ पे अलग ही रूथलेस दिख रहा था। जू फैंग हंसता है कि अकेले तुम हमसे फाइट करोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम हानशान को हरा लिए तो हमें हरा दोगे? जू फैंग फिलहाल अपने साथियों को मना करता है, यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं इससे अकेले फाइट करता हूँ। और प्योर जेनेसिस की इसकी बॉडी से रिलीज होता है। ये अल्फा के 3rd लेयर पे था। अब इधर जू फैंग ये आगे बढ़ने ही वाला था, तभी कायोक जू भी यहाँ पे आ चुके थे कि जू फैंग अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और कायोक जू भी अपने जेनेसिस की को रिलीज करने लगता है। अब क्यों भी हो, ये भी 10वें रैंकिंग पे तो था ही। जू फैंग इसे समझाता है कि देखो कायोक जू, इस मैटर में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। और जू फैंग कहता है, देखो कायोक जू, मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ, तुम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे भाई से इथेरियल फॉर्म टेक्निक सीखना चाहेंगे, तो फालतू में अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो? पर कायोक जू भी ये पीछे नहीं हटता है। शायद इन दोनों की फाइट होने वाली थी, तभी एक आवाज आता है कि कायोक जू, तुम्हें इन मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सन वानजिन ये इस बंदे की तरफ देखता है। ये जो बंदा अभी नया आया था इसका नाम था सन जिंगले। अभी जो जिंगले था ये माउंटेन का जो टॉप 10 रैंकिंग थी उसमें 9वें नंबर पे था। और जू फैंग इसे भी तैयार करके लाया था। इससे मालूम था कि कायोक जू इस मैटर के बीच में आएगा। युवान देखता है और कायोक जू से कहता है कि आप पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूंगा। अब बार बार कहने पर कायोक जू मान जाते हैं। फिर भी ये टेंशन में थे क्योंकि युवान अभी भी अल्फा के 1st लेयर में और सामने वाला बंदा 3rd लेयर के शायद पीक के आसपास है। युवान फिर से स्माइल करता है जू फैंग की तरफ देखकर कि क्या तुम सभी एक साथ नहीं आ रहे हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बाद में पछताना मत। जू फैंग हंसता है कि यार तुम्हारी बातें काफी बड़ी है। और ये काफी तेजी से अब युवान की तरफ बढ़ता है और एक एक करके कई सारे अटैक्स ये अपने पाम से युवान की तरफ भेजने लगता है। युवान ये अपनी जगह पे खड़ा था, मानो ये इस अटैक को ब्लॉक भी न करना चाहता हो। जू फैंग हंसता है, इतना ज्यादा केयरलेसनेस, मैं हानशान नहीं हूं। अब इसके एक एक अटैक युवान की तरफ गिरने लगते हैं और अटैक्स के कारण यहाँ पे धूल हो जाते हैं। जू फैंग के साथी जो अभी हंस रहे थे, पर जैसे धूल शांत होता है इनके होश उड़ जाते हैं। जाओ युवान ये अपने जगह पे ही खड़ा था और इसके बॉडी पर एक जख्म भी नहीं था, एक खरोच भी नहीं था। जू फैंग ये चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, कि मेरे अटैक्स क्या इसकी बॉडी पर लगे ही नहीं? जू युवान कहता है, क्या तुमने खाना वगैरह नहीं खाया क्या? ये और ज्यादा जू फैंग को गुस्से में कर रहा था और जू फैंग फिर से कुछ अटैक करता है, एक आधी पंच भी मारता है। पॉइंट तो सीधा युवान के चेस्ट पर था। युवान के चेस्ट पर वो मैजिकल पाइथन स्केल्स आ जाते हैं जो कि इसे ब्लॉक कर देते हैं और साथ में इथेरियल फॉर्म टेक्निक आधा पावर यानी 30% तो न्यूट्रलाइज कर ही देता है। तो युवान बस हल्का सा इसकी बॉडी हिलती है और ये हंसता है कि सच में लगता है तुमने खाना नहीं खाया, ये तो तुम्हारा पावर काफी वीक है। लोग सीधा चिल्ला रहे थे, कायोक जू वगैरह तो हैरान थे। जिंगले वो तो एकदम शांत हो जाता है कि यार इस बंदे का डिफेंसिव पावर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जू फैंग अब नोटिस करता है कि युवान का जो ऊपर का बॉडी है वो इनकॉर्पोरियल हो चुका है, यानी कि थोड़ा इल्यूजनरी, और शाहरुख खान के जैसी हकलाहट की आवाज में तुम इथेरियल फॉर्म टेक्निक का 1st लेवल मास्टर कर चुके हो। शन वानजिन हो या कायोक जी हो, इन्हें भी नहीं समझ में आता यार इतना जल्दी कैसे। और जाओ युवान ने किसी से गाइडेंस भी नहीं दिया। अब इन्हें विश्वास होने लगता है कि गो होंगी इतना जल्दी कैसे ऊपर पहुंच रही है, शायद युवान सच में टैलेंटेड है। जू फैंग शॉक्ड था और युवान फिर से कहता है, मैंने पहले ही कहा यार एक साथ आओ, अब पछताओगे। युवान की बॉडी अचानक से मूव करती है और क्या ही स्पीड से ये आगे बढ़ता है। जू फैंग ये एकदम कांपने लगता है। जू फैंग अब ये पीछे भागने लगता है, पर कितना भी कोशिश करता है युवान इससे ज्यादा फास्ट था। लाइक ए फैंटम जू फैंग के सामने ये प्रकट होता है। फिर भी जू फैंग चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। इसकी इतनी बेइज्जती इतना पहले कभी हुई नहीं थी। ये डिफेंसेस बनाता है, पर युवान एक ही अटैक में इसके डिफेंसेस को तोड़ते हुए इसके चेस्ट पर एक अटैक दे मारता है और जू फैंग कटे पतंग के समान काफी पीछे जाके गिरता है। दोबारा से फिर से युवान इसे एक और किक मारता है, मानो युवान एक बॉल के साथ खेल रहा हो, कभी हाथ से कभी पैर से।
जू फेंग ये चिल्लाता है कि तुम लोग खड़े क्यों हो, मेरा साथ दो। युवान भी हंसता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था यार साथ में आओ। ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। बैटल काफी टफ होता है पर युवान को एक बार टच भी नहीं कर पाते। एक तो इसका फीस्ट जिसमें वो पर्पल गोल्डन स्केल्स, साथ में इसका जेनेसिस की, साथ में वो टेक्निक, और एक एक की बॉडी को ये जमीन पर लेटा चुका था और बीच में ये खड़ा था। जू फेंग ये लंगड़ाते हुए कैसे भी खड़ा होता है। सन जिंगले ये तो शांत हो चुका था, सबको मालूम था। कायोक्जी भी कहते हैं कि जो टॉप 10 लोग हैं आज के बाद युवान इसमें एंटर कर जाएगा। अभी तक युवान ने लो प्रोफाइल रखा था और ये रखना भी चाहता था पर ये लोग मानते कहाँ हैं। और जिंगले ये थोड़ा रिग्रेट फील करता है कि फालतू में मैं इस जू फेंग के बहकावे में आ गया। वो होंगी इस सीन को देखकर काफी खुश होती है और युवान भी काफी सेटिस्फाइड था अपने इस इथेरियल फॉर्म टेक्निक के कारण, क्योंकि अभी से ये रियल बैटल में यूज कर रहा था तो इसकी मास्टरी भी बढ़ रही थी। इस दौरान युवान जू फेंग को समझाता है कि यार तुम्हारे बड़े भाई भी थोड़े कम दिमाग के, छोटे मैटर्स को इतना बड़ा क्यों करना है, वो इनर डिसाइपल है। जाओ युवान, हम अपनी हार मानते हैं पर ये याद रखना तुम बचोगे नहीं, ऐसा जू फेंग कहता है। क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं। युवान हंसता है कि उन्हें भी देख लेंगे और युवान हंस रहा था। जू फेंग को समझ भी नहीं आता है कि यार ये बंदा अब क्या प्लान कर रहा है। और युवान यहाँ पे आदेश देता है, यानी कि एक अनाउंसमेंट भी करता है कि आज से मैं इथेरियल फॉर्म टेक्निक सिखाऊंगा और अगर किसी को एग्जाम्पल चाहिए तो गु होंगी को एग्जाम्पल में ले सकता है कि देखो उसका लेवल कितना जल्दी बढ़ा। अब इस तरीके से ये वो जो जेड पीसेस हैं वो जल्दी जल्दी इकट्ठा करके 9 ड्रैगन्स टेक्निक्स भी खरीद पाएगा। इवन कायोक्जी हो या कोई भी इस चीज़ से थोड़े टेम्पटेड हो जाते हैं कि जहाँ ज़ुयू लंबा समय लेगा युवान जल्दी इन्हें उस लेवल पे पहुंचा सकता है। और ज़ाओ युवान ने पैसे भी कम रखे थे और समय भी कम लगने वाला था। जू फेंग बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे बड़े भाई वो इनर डिसाइपल है तो ज़्यादा ट्रस्टेड है, और ये युवान से भी कहता है ऐसा रास्ता मत अपना ले जहाँ से तुम्हें बाहर आने का मौका ही ना मिले। और फिलहाल ये सब बोलने के बाद यहाँ से निकल जाता है। बाकी इसके जो साथ में लोग आए थे वो भी इसे फॉलो कर लेते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा डर रहे थे। सेन वानजिन क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन रहते थे तो ये बताता है युवान को कि 100 से ज़्यादा डिसाइपल्स इथेरियल फॉर्म टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी उन्हें सीख नहीं पा रहा है, तो तुम्हारे जेड पेसेस अभी काफ़ी बनने वाले हैं। अब इनकी मदद से ये बहुत सारे ट्रेजर्स और वो 9 ड्रैगन्स अटैक्स ये सभी चीज़ें खरीद पाएगा। सेन वानजिन तो तैयार था कि टेंशन मतलब मैं सभी को मैनेज कर लूंगा, डिसाइपल्स को इकट्ठा कर लूंगा और सभी लोग टेम्पटेड होंगे क्योंकि आपने 1 महीने में सबको फर्स्ट लेवल पे पहुंचाने का प्रॉमिस भी किया है, मतलब चांसेस ज़्यादा है। और साथ में गो होंगी या आपके अंडर में सीख रही है तो वैसे भी आपका नाम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। युवान कहता है कि देखो फर्स्ट लेवल मैं सिखा सकता हूँ, बाकी के लेवल्स ये बाद की बात है क्योंकि आगे के जो अपर्चर्स होंगे उन्हें खोलना थोड़ा टफ होगा। और जो इसके दोस्त हैं वो उनसे कहते हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ चार्ज मैं सिखा दूंगा। पर कायोक्जी समझाते भी है कि तुम्हें ज़ुयू से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पर युवान को टेंशन नहीं था कि टुनटुन है ना, ज़ुयू को संभाल लेगा। फिलहाल ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। गो होंगी यहाँ पर बची थी और कहती है तुम्हारे एम्बिशंस ये सच में काफ़ी बड़े हैं, कितने जेनेसिस जेड तुम अर्न करना चाहते हो। होंगी फिर से बातें करती है कि तुम बस फर्स्ट लेवल सिखाओगे। युवान इससे बताता है कि देखो जो आगे के पार्ट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा टफ है और इंसान को फिर खुद पे रिलाई करना पड़ेगा। होंगी कहती मुझे कुछ और लगता है, शायद तुम किसी को सेकंड लेवल सिखाना नहीं चाहते। युवान भी हैरान था कि यार वुमेन्स का जो इंट्यूशन होता है ये सच में काफ़ी शार्प होता है। होंगी कहती क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया यानी कि मैं सही सोच रही हूँ। और ये कहती एटलीस्ट मुझे सेकंड लेवल तक सिखा देना। युवान कहता है नहीं यार। होंगी ये गहरी सांस लेती है और कहती है युवान मेरे फैमिली के जो ओल्ड एंसेस्टर है ना वो कांगजुआन कि जो होंगिया पीक है यानी जो 7 पीक उसमें से एक के मास्टर है, तुम मुझे बुली करोगे। युवान को भी नहीं लगा था यार इस लड़की के जो एंसेस्टर वो इतने पावरफुल होंगे। होंगी हंसने लगती है। युवान कहता है ठीक है मैं बदले में मुझे क्या मिलेगा। होंगी कहती है जो चाहो वो। युवान ये मानो लगता है खून की उल्टी कर देगा, समझ जाता है ये जानबूझ के इसे परेशान कर रही है। ये कहता है ठीक है तुम जीत गई। इधर युवान के जो चर्चे थे चारों तरफ फैलने लगते हैं और ये भी जो न्यूज़ था कि युवान इथेरियल फॉर्म टेक्निक सबको सिखाने वाला है ये भी अब फैलने लगा था। लोग हैरान थे कि यार एक आउटर माउंटेन डिसाइपल ये लोगों को सिखाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। पर फिर भी कुछ लोग बातें करते कि यार उसने फर्स्ट लेवल मास्टर कर लिया, और कुछ लोग ये भी बातें करते यार गो होंगी उससे सीख रही है, मतलब वो बंदा कैपेबल तो है क्योंकि होंगी ये खुद में काफ़ी टैलेंटेड है। तो बहुत सारे ओपिनियंस चारों तरफ फैल रहे थे। इधर ज़ुयू जहाँ पे ये लेक्चर देता था सिखाता था उस जगह को दिखाया जाता है। ज़ुयू यहाँ पर एंटर करता है और अपने डिसाइपल से कहता है मुझे मालूम है कि तुम लोगों को क्या सुनने में है, अगर कोई किसी को जाना है तो वो जा सकता है। पर क्योंकि ज़ुयू ये इनर माउंटेन डिसाइपल था तो लोग थोड़े से डरते हैं। और ज़ुयू कहता है चलो ठीक है वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, पर सिखाने का तरीका अलग होता है, मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। तभी एक बंदा हल्की आवाज़ में बोलता है पर सिस्टर होंगी उन्होंने 20 से ज़्यादा पर्चर्स अनब्लॉक कर चुकी हैं। पर ज़ुयू कहता है यार उसके ग्रैंडफादर मतलब एंसेस्टर
होंग या पीक के मास्टर हैं, तो शायद उन्होंने हेल्प किया होगा, और शायद गु होंगी ने भी उसका हेल्प किया होगा। अब गु होंगी को कैसे मैनिपुलेट करना है ये शायद जब युवान ने किया होगा, ऐसा जुयू सबको कहता है। मतलब उसको ये झूठा साबित करने में लगा रहता है। मैं इन चीज़ों को लॉ एनफोर्समेंट हॉल को रिपोर्ट करूंगा, शायद युवान को बाहर भी निकाल दिया जाए। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि एक रॉक पे खड़ा था। सेन वानजिन भी इसके पास था और बताता है कि वैसे तो हमने न्यूज़ फैला दिया है, पर बहुत कम लोग हैं जो हमारे पर भरोसा कर रहे हैं। खास करके सेंजू जो डिसाइपल्स हैं वो तो हमारी मजे ले रहे हैं। युवान को मालूम था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और ये कहता भी कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। और सेन वानजिन बताता है कि ये जो कुछ लोग आए हुए हैं ये मजे के लिए आए हुए हैं, और जुयू शायद आपको रिपोर्ट करने वाला है लॉ एनफोर्समेंट हॉल में। युवान हंसता है कि करने दो, वैसे भी मैं कोई ट्रिक थोड़ी कर रहा हूँ, सच में लोगों के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल रहा हूँ। कायोक्जियो ने कुछ लोगों को लेकर आया था, पर ये लोग अभी भी डर रहे थे कि क्या सच में हम सीख पाएंगे। खास करके एक लड़की थी जो कि दिखने में सुंदर थी और इसका नाम जाओ यू था। युवान कहता है शुरू करते हैं। कई सारे लोग डाउट में देख रहे थे, देखते हैं इसका एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या ये सच में खोल पाता है। गो होंगी ये थोड़ी दूर में खड़ी थी और देख रही थी, और उसके बगल में कोई तो था जो कि इससे कह रहा था क्या तुमने इसे कोई ट्रेजर दिया, मतलब तुम्हारे एंसेस्टर ने जो इतना जल्दी इस लेवल पे ये पहुंच गया। और ये भी कोई एक यंग लेडी थी पिंक क्लॉथ्स में। इस लड़की का नाम हान कियोशुई था और ये भी फर्स्ट क्लास डिसाइपल थी। अब क्योंकि ये सेंजू कॉन्टिनेंट की थी तो इनका थोड़ा सा एक एरोगेंस रहता है कि हम थोड़े सुपीरियर हैं। गो होंगी इसे कहती मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सामने देखो खुद पता चल जाएगा। ये भी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि गो होंगी ये इतना ज़्यादा विश्वास करती है जाओ युवान में, क्योंकि ये जानती थी कि गो होंगी का नेचर कैसा है। इवन लू फेंग इसे हासिल करना चाहता है, और हांग कियोशी होंगी से कहती भी है कि तुम थोड़ा जाओ युवान के ज़्यादा क्लोज हो, और लू फेंग वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है। गो होंगी कहती यार लू फेंग से क्या करना है, मैं तो उसे कभी भाव भी नहीं देती, मतलब मेरा मतलब ही नहीं है। और होंगी कहती है क्या उसने तुम्हें कहा था कि ये बात मुझे बताने के लिए। हांग की उसे स्माइल करती, और गो होंगी कहती क्योंकि तुम एक तरह से मेडिटेटर हो तो उसे जाके कह देना कि मेरे मैटर्स के बीच में ना है, नहीं तो हमारी जो दोस्ती भी है, मतलब मेरी जो उसके साथ दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर युवान यहाँ पर आज अगर फेल हो गया तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल इसे वो चीट करने के आरोप में यहाँ से बाहर भी निकाल सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पर इसे देखने भी आए थे, तो काफ़ी बड़ा रिस्क था। युवान के कहने पर सभी लोग इथेरियल फॉर्म टेक्निक को अपने बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं, और फिलहाल ही अपने युवान ब्रश को बाहर निकालता है, और इसके जो फर होते हैं ब्रश के ये सभी को घेरने लगते हैं, और युवान ब्रश के थ्रू ये अपने सेंसेस सभी में भेजने लगता है। कायोक्जियो ये सभी को शांत करवाता है कि शांत हो जाओ, युवान पे फोकस करो। समय एकदम शांत सा मन हो जाता है, लोग एकदम शांत हो जाते हैं। 2 घंटे निकल चुके थे पर अभी तक कुछ हरकत नहीं हुआ था। हान कियोशी ये तो एकदम बोर होने लगती है कि ये कर क्या रहा है। होंग ये तो जानती थी पर इसे फिलहाल कुछ बोलती नहीं, पर इतना ही बोलती है कि तुम थोड़ा शांत रहो और देखो समय और बीतते जाता है। टोटल 6 घंटे अब निकल चुके थे। जाओ युवान फाइनली अपनी आंखें खोलता है और सभी से कहता है अपने कंट्रोल को छोड़ो, और एक एक्सटर्नल फोर्स इन सभी की बॉडी में एंटर कर रहा था। और इस समय चाहे वो जाओ यू हो यानी वो लड़की, या कायोक्जियो हो या बाकी लोग, ये एक सेंसेशन, एक रेजोनेंस अपनी बॉडी में फील करते हैं और अपना जेनेसिस की उस डायरेक्शन में भेजने लगते हैं। फाइनली इनका अपर्चर अनब्लॉक होने लगता है। कीशुई ये भी हैरान थी, यार इतनी जल्दी एक साथ इतने लोगों के, पहले इसे भी विश्वास नहीं हो रहा था पर अब ये समझ चुकी थी क्योंकि इतने लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। और युवान सबको समझाता है कि 100 लोगों से ज़्यादा मैं लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लिमिटेशन यही है फिलहाल। अभी जितने भी लोग मतलब 100 से ज़्यादा ये ट्रेन नहीं करेगा। अब इससे जो भी होने वाला था, लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले थे। कुछ लोग अब कहना भी शुरू करते थे कि हम तो कल आने वाले हैं, मेरे लिए एक स्पॉट आप रख लो। और कीशुई भी होंगी से कहती है यार तुम तो उसके काफ़ी क्लोज हो, मेरे लिए भी एक स्पॉट रखवा लो ना। होंगी भी स्माइल करती है और कहती यार ये बंदा अब ये तो काफ़ी फेमस होने वाला है। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।